रात का समय था। रानी मधु चांद को देखकर किसी को याद कर रही थी। उनकी आंखों में चमक थी, पर दिल में बेचैनी। किसी से मिलने की इच्छा के कारण उनकी नींद उड़ सी गई थी। और ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्द ही हम ये टिमटिमाते सितारों के बीच इस चमकदार चांद को साथ में देखेंगे। रानी मधु किसी की याद में इतना खो गई थी कि उन्हें अपनी इस बीतते रात का पता नहीं चला। तेजी से हो रहे इस अंधेरे के बीच भी उनका ध्यान सिर्फ इस चमकदार चांद पर ही था। इस बात से अनजान कि उनके पिता वहां कब आ गए। बेटी, क्या हम जान सकते हैं कि तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? पिताजी, आप यहाँ? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम फिर से पूछते हैं कि तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी। बेटी, एक बात जान लो, तुम्हारी शादी राजा हरीश से नहीं हो सकती है। पर क्यों पिताजी? आप जैसा सोच रहे हैं राजा हरीश वैसे नहीं है। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। सैनिकों, राजा हरीश की शादी पास ही के राज्य की राजकुमारी से तय हुई थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा हरीश बहुत खुश थे। राजा हरीश अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने राज्य के मंत्री से काम की बातें कर रहे थे। मंत्री जी, विवाह के कामों में उलझे रहने के कारण आजकल हम राज्य का चक्कर नहीं लगा पा रहे हैं। आजकल राज्य में क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? आप राज्य की चिंता मत कीजिए। राज्य में सब ठीक है और राज्य के लोग आपके विवाह की बातें सुन बहुत ही खुश हैं। चली बातें राजा हरीश और मंत्री जी के बीच बातें चल रही थी कि तभी वहां पर कोई आता है। वो सोहन था, जो रानी के राज्य से कोई संदेशा लेकर आया था। प्रणाम राजा जी। आप तो हमारी रानी के राज्य से आए हैं ना? बोलिए, क्या नई सूचना लेकर आए हैं? सब ठीक तो है ना आपके राज्य में? मेरा नाम सोहन है। मैं राजकुमारी की एक सूचना आपको देने आया हूँ। बोलिए, क्या सूचना भेजी है हमारी होने वाली रानी ने? जी, राजकुमारी को आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो कल आपसे मिलना चाहती है। बात जरूरी है, इसलिए कल वो खुद आपसे मिलने आ रही है। बात तो गंभीर लग रही है, इसलिए रानी खुद आ रही है। जरूर कोई जरूरी बात होगी। ठीक है, हम अपनी रानी के स्वागत का इंतजाम करते हैं। सोहन अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। राजा को अपनी रानी से मिलने की खुशी तो थी, पर वो अब इस चिंता में डूबे हुए थे कि साथ ही में किसी गंभीर सोच में थे। उनके आंखों में खुशी थी, पर दिमाग में बेचैनी। मंत्री जी, आखिर ऐसी क्या परेशानी हो सकती है कि रानी खुद मुझसे बात करने आ रही है? पता नहीं ऐसी क्या समस्या हो सकती है कि रानी जी खुद आ रही है। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। ऐसा क्यों? आपको कुछ पता चला है क्या कि रानी किस चिंता के विषय में आपसे बात करना चाहते हैं? शायद कुछ दिन पहले ही हमें रानी मधु का खत मिला था। उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता हमारे विवाह को लेकर कुछ खास खुश नहीं थे। पर ऐसा क्यों? आखिर उन्हें आपके विवाह से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है?
आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य और उनके राज्यों के बीच बीते कल में कई युद्ध हुए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी हमारे पिता जैसे ही दयाहीन राजा हैं। पर ऐसा नहीं है महाराज, आप एक अच्छे राजा हैं। आज प्रजा सिर्फ आपके कारण ही इतनी खुश है। आप रानी की स्वागत की शुरुआत कीजिए। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा हरीश अपने सिंहासन ऊपर बैठे होते हैं, बेसब्री से अपनी होने वाली रानी का इंतजार कर रहे थे। बेचैन थे पर अंदर से बेहद ही खुश थे। अरे सब्र कीजिए, रानी जी बस आ ही रही होगी। तभी वहां सोहन आता है। उनके हाथ की एक चिट्ठी और आंखों में उदासी और बेहद ही डरे हुए थे। राजा हरीश ने उन्हें बेचैन देखा और बोला, सोहन, आप यहाँ और रानी मधु कहाँ है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? आपने कल भी पूरी बात नहीं बताई थी। मुझ में आपसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत अब नहीं रही। पता नहीं मेरी इस गलती की क्या सजा हो सकती है, पर कृपया मुझे माफ कीजिएगा। सोहन, आप पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और ये बताइए कि आखिर हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही है। ये इस चिट्ठी में पूरी बात लिखी है, आप इसे पढ़ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मंत्री जी, इसे पढ़िए। मंत्री जी चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी में लिखा था कि राजा हरीश, हमने सुना है कि आप बड़े ही दयालु हैं, इसलिए हमने सोचा है कि थोड़ी दया हम पर करने में क्या दिक्कत है। आपकी होने वाली रानी मधु हमारे पास है। आप अकेले अपने साथ जितना हो सके उतना सोना और चांदी लेकर हमारे पास आओ और हमारी मदद कीजिए और अपनी रानी को ले जाइए, वरना आपकी रानी, खैर आप तो समझ ही गए। और हमारी तारीफ से हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि डाकू जी, इन डाकुओं की इतनी हिम्मत कि हमारी होने वाली रानी को अगवा कर लिया। राजा जी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं पूरी सेना के साथ जाता हूँ और घसीट कर ले आता हूँ उस डाकुओं को। नहीं मंत्री जी, बात हमारी रानी का है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हम अपनी रानी को बचाने खुद जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। बात की गंभीरता को देखकर राजा बिना किसी देरी के बताई हुई जगह पर निकलते हैं। पर जो कोई शक ना हो इसलिए राजा हरीश साधारण कपड़े पहनकर आए थे। राजा बताई हुई जगह पर जाते हैं और वहां से आसपास देखते हैं। बताई हुई जगह तो यही है, पर अब पता कैसे चलेगा कि वो डाकू है कहाँ? उनका कोई सुराग ढूंढना होगा। राजा हरीश आसपास देखते हैं। उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सर पर गमछा और पुराने कपड़े पहने हुए बूढ़ा आदमी बैठा था। उन बूढ़े काका से पूछना होगा, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। जाके उनसे बात करता हूँ। राजा हरीश उस बूढ़े काका के पास जाता है। वो काका उन्हें गौर से देखते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? किसी परेशानी में लग रहे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? किसी चीज को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ काका, दरअसल मैं अपनी रानी को ढूंढ रहा हूँ। रानी बोलते ही राजा को याद आता है कि अगर मैं इन्हें रानी के अपहरण की बातें बताऊं तो ये बातें पूरे राज्य में फैल जाएगी। मुझे इन्हें बिना कुछ बताए ही इनसे सारी बातें निकालनी होगी। राजा हरीश ये सारी बातें मन में सोच रहे थे। अरे बेटा बताओ तो, क्या चिंता में डूबे हो तुम? जब से आए हो खुद से ही बातें कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जी, आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? कोई सुंदर कन्या कुछ सिपाहियों के साथ जा रही थी। ये देखना, ये पायल उस कन्या का है क्या? राजा हरीश की नजर काका के हाथों में रानी की पायल पर जाती है। वो पायल को देख खुशी से बोलते हैं। हाँ, आपको ये पायल कहाँ से मिला? आप कुछ बता सकते हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए। वो कन्या मेरे लिए बेहद ही खास है। जान से भी प्यारी है वो मेरे लिए। काका खड़े होने की कोशिश करते हैं पर सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। राजा हरीश उनकी मदद करते हैं और सहारे से उन्हें खड़ा करते हैं। आप तो सही से चल भी नहीं सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं पहले आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बेटा, मेरी चिंता मत करो। वो सामने दिख रही पहाड़ की चोटी, तुम्हें वहां पर जाना होगा। वहीं तुम्हें वो मिल सकती है। पर आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप तो सही से खड़े भी नहीं हो सकते हो। मेरा बेटा मुझे लेने आने ही वाला है। मैं उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। राजा हरीश काका के कहने पर पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। कुछ देर आसपास ढूंढने पर राजा हरीश को डाकुओं का ठिकाना मिल जाता है। राजा हरीश बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं। जैसा तुमने कहा था, देखो मैं अकेले आया हूँ। अब जैसा तुमने कहा था, रानी मधु को छोड़ दो। राजा हरीश की नजर रानी मधु पर जाती है। रानी मधु बैठी थी और राजा हरीश की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। राजा हरीश उनके लिए आखिरी उम्मीद बनकर आए थे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? छोड़ दो रानी मधु को। डाकू राजा हरीश की बातें नहीं मानते और उन पर अपनी तलवार से हमला करने लग रहे हैं। पर राजा हरीश उनका सामना चाबाजी से करते हैं और सभी डाकुओं को अपनी तलवारबाजी के आगे ढेर कर देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी रानी को अगवा करोगे? आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। जाओ और जाकर राज्य के लिए कोई भला काम करो और किसी के काम आना सीखो। किसी की मुसीबतों को बढ़ाना नहीं। राजा हरीश डाकू राजा हरीश की तलवारबाजी और उसकी हिम्मत को देखकर डर के वहां से भाग जाते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। रानी मधु, आप हमारी राज्य की होने वाली रानी ही नहीं बल्कि हमारी प्रेमिका भी हैं, और अपने प्यार को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि आप हमें इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं रहने देने वाले थे। आप मेरी मदद के लिए जरूर आते। मुझे आप पर और अपने प्यार पर पूरा यकीन था। रानी मधु को पता चल जाता है कि राजा हरीश उनसे बहुत प्यार करते हैं। वहां से सीधे वो दोनों रानी मधु के राज्य में जाते हैं। राज्य के लोग रानी मधु को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और चारों तरफ राजा हरीश विवाहिकी हो रही थी और चारों तरफ राजा हरीश की विवाह की बातें हो रही थी। रानी मधु, मैंने अपना किया वादा पूरा किया और आपको सही सलामत आपके राज्य में लेकर आया हूँ। राजा हरीश रानी मधु से बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ वही काका दिखते हैं जो उन्हें मिले थे। राजा हरीश उन्हें देखकर हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल आने लगे। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। रानी मधु की नजर राजा हरीश पर गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपके मन में कई सवाल आ रहे हैं।
मुझे पता है, आपको देख ये साफ साफ पता चलता है आप उन्हें देख के कितने बेचैन हो। बेटी, अब नहीं, आगे की कहानी मेरी है, मैं ही पूरी कहानी बताऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों क्या कहना चाहते हो। रानी मधु, आप पूरी बात बताइए, आखिर क्या है पूरी बात? मेरे पिताजी ये जानना चाहते थे कि आप किस तरह के राजा हैं और आप अपने प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करते रखते हैं। इसलिए मेरे पिता साधारण कपड़े में आपसे बात करनी चाहिए थी। हाँ बेटा हरीश, पर जिस तरह तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, तुम्हें ये बात पता थी कि तुम्हारे लिए जल्द से जल्द रानी मधु के पास पहुंचना जरूरी है। उसके बावजूद तुमने अपनी प्रजा को प्रथम रखा। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि तुम कितने दयालु हो। हाँ, मेरा अपहरण मेरे ही राज्य में हुआ। मुझे बचाने की जिम्मेदारी मेरे राज्य की थी। उसके बाद भी आप बिना हिचकिचाहट मेरी मदद के लिए अकेले निकल पड़े। इससे ये बात साफ है कि आप मुझसे कितना प्यार कर रहे थे। राजा हरीश रानी मधु और उसके पिता द्वारा ली गई हर परीक्षा में पास हुआ। असली विजय तब नहीं थी, उन्होंने रानी मधु को बचाया। असली विजय तो अब हुई जब राजा हरीश रानी मधु को उनके पिता की हर परीक्षा में पास हो गई। और वो डाकू? अब तो आप लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया। क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा हुआ? हाँ बेटा, अब मैं खुशी से अपनी बेटी मधु का हाथ तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। वो सब पिताजी के तरकीब का ही हिस्सा था। एक रात पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे समझाने पर उन्होंने आपकी परीक्षा ली और आपको सही से परखना चाहा। ढोलकपुर गांव में पवन अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था और उसका एक बड़ा भाई बिरजू, जो अपनी पत्नी मीरा के साथ दूसरे गांव में रेंट के मकान पर रहता था, क्योंकि मीरा को अपने सास ससुर और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। और इधर पवन अपने पिता का बहुत सेवा करता था। एक दिन बिरजू और उसकी पत्नी मीरा अपने भाई के पास पंचबुला आते हैं। छोटा भाई अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था। उसने अपने बड़े भाई के लिए एक बड़ा सा मेज़ पर बहुत सारे पकवान बनवाए और सबने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। रात भर पूरे परिवार खूब बातचीत किए। सुबह होने के बाद आरती, सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना है। लेकिन आरती पिताजी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पिताजी की तबीयत भी सही नहीं रहती। उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो जी भैया भाभी भी आए हुए हैं। पिताजी को भैया भाभी के पास रुकने को बोल देते हैं। एक दिन के लिए भैया भाभी पिताजी की देखभाल करने के लिए मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की तो बात है। हम दोनों मंदिर जाकर वापस आ जाएंगे। ठीक है? आरती, तुम जाकर भैया भाभी को बुलाकर लाओ, फिर हम दोनों मंदिर के लिए चलते हैं। थोड़ी देर बाद पवन और उसकी पत्नी आरती मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद रवि की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और रवि अपनी बड़ी बहू मीरा से कहता है, अरे वह बड़ी बहू सुनती हो? अरे क्या हुआ बूढ़ा? तभी मीरा कुछ देर सोचती है और कहती है, अरे ऐसा लग रहा है कि इस बूढ़े का जाने का समय हो गया है। यह जरूर जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है जायदाद का बंटवारा करने का। जायदाद का बंटवारा भी हो जाएगा और हम दोनों पति पत्नी खुशी से दूसरे गांव में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी मीरा अपनी पति बिरजू को जाकर सारी बात बता देती है और बिरजू अपने पिता के पास आता है और फिर कहता है, क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज्यादा ही खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तुम दोनों भाइयों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जल्दी से पवन और छोटी बहू आरती को वापस बुला लाओ। पिताजी, मैंने देखा कि वह बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि वह क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक? हाँ बेटा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं और तुम्हारी माँ ने पैसे बचा बचा कर जमा किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा करके रखा है ताकि तुम दोनों भाइयों को कभी भी पैसों की कमी ना हो। पैसों के बारे में मुझे तुम्हारी माँ ने बताने के लिए मना किया था ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ। यह मेरा अंतिम समय है, तो मैं तुम दोनों को उसे धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। हम दोनों ने जो भी कुछ धन कमाया है वह हमने मिट्टी के बर्तन में भरकर छुपा दिया है ताकि उस धन को कोई चुरा ना सके। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस धन को आपस में बराबर बराबर से बांट लो। रवि के इतना कहते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे बुढ़े, मरते मरते इतना तो बता देते कि धन कहाँ छुपा कर रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे उस धन को? लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी ना किसी तरह उस धन को ढूंढ लेंगे। सुनिए जी, अब आप इस धन के बारे में अपने छोटे भाई को बिल्कुल मत बताना। मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी ना बताऊं? अरे क्या तुम्हारे ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल खाली है क्या? जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करते जाना। लेकिन हाँ, हम इस पूरे घर में धन को कैसे ढूंढेंगे, वह भी पवन के रहते हुए? वह भी तो हमारे साथ रहेगा ना, उसे भी तो धन के बारे में पता चल जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक तरकीब है, आप कान खोलकर ध्यान से सुनिए। इतना कहने के बाद मीरा बिरजू को धन ढूंढने का तरकीब बताने लगा। तभी बिरजू कहता है, अरे वाह भाग्यवान, वाह मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग है। मुझे तो लगा तुम्हारा दिमाग घुटना में है। थोड़ी देर बाद पवन और आरती भगवान के दर्शन करके अपने घर वापस लौट आते हैं। तभी यह सब देखकर पवन कहता है, पिताजी उठो ना पिताजी। भैया ये सब कब हुआ? अरे पिताजी क्या हो गया आपको? अरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? पिताजी। पवन, यह सब तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले हुआ। पिताजी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हुई और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी अब हमारे पास नहीं रहे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आखिरी समय में आपके साथ नहीं रहा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर लेते हैं। फिर जैसे तैसे कुछ महीने बीत जाते हैं और उनके पिताजी के सारे क्रियाकर्म भी खत्म हो जाते हैं। घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन बिरजू अपने छोटे भाई पवन से कहता है, सुनो भाई, पवन अपने पिताजी को गुजरे कई महीने हो गए हैं, उनका सब क्रियाकर्म भी खत्म हो चुका है, तो तुम अपने पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने यह घर, जमीन जायदाद और यहाँ की सारी खेत और धन को मेरे नाम कर दिया है। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी कभी भी मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, वह तो मुझे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसा ही है, यह सब गलत नहीं है। पिताजी के आखिरी समय में हम उनके साथ थे। पिताजी बोल रहे थे कि पवन को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं इतना बीमार हूं, और वह दोनों घूमने के लिए निकल गए। पिताजी की आखिरी समय में हम थे और पिताजी की हमने सेवा की, इसलिए वह सारी संपत्ति हमारे नाम कर दिए। यह सब सुनकर पवन बहुत उदास हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। थोड़ी ही देर बाद पवन कहता है, नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता है, पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये बात सही नहीं है। भाई पवन, मुझे पता था कि तुम मेरे बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं गांव के मुखिया को बुलाया है, वह थोड़ी ही देर में आते होंगे। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया जी वहां पर पहुंच जाते हैं और रवि के लिखे हुए जायजा के कागज को पढ़ते हैं। मैं रवि इस कागज पर जो भी लिख रहा हूं वह सब अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरे घर के सारे खेत, मेरी सारी संपत्ति मेरे सबसे बड़े बेटे बिरजू के नाम होंगे, और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूं। मुखिया जी क्या सच में इस कागज पर जो लिखा है वह मेरे पिताजी ने लिखा है? पवन, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब तुम्हारे पिताजी बहुत रवि ने लिखा है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है, तो ये बात सच है। अरे मुखिया जी, इनका वजह मैं बताता हूं। मेरे भाई पवन और उनकी पत्नी जानकी दोनों मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे।
और तो और मेरे पिताजी के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी यह दोनों शहर घूमने चले गए। पिताजी इस बात से बहुत नाराज थे। मैं और मीरा पिताजी का बहुत सेवा करते थे, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। नहीं मुखिया जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत देखभाल करते थे और पिताजी भी हमारे साथ बहुत खुश थे। हाँ पवन, लेकिन मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ साफ साफ लिखा है, सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हाँ पवन, लेकिन मैं इन सब में कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ साफ साफ लिखा है, सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुखिया जी, अब आप पवन को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जाए। मुखिया के इतना कहते ही बिरजू और मीरा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बिरजू मुखिया से कहता है, भैया, यह सब आप क्या बोल रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं ना? देखो पवन, तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार हमारे गांव के बाहर वाली झोपड़ी और वहां की जमीन तुम्हारे नाम है और तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वह झोपड़ी तो बिल्कुल खराब है, वह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम वहां कैसे रह सकते हैं? अरे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे तुमने पिताजी की सेवा की है, वैसा ही वह तुम दोनों को फल दिया है। और हम दोनों ने जैसा पिताजी का सेवा किया था, बिल्कुल वैसे ही पिताजी ने हम दोनों को फल दिया है। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों भी पिताजी से बहुत प्यार करते थे और पिताजी का बहुत सेवा करते थे। देखो मुखिया जी, आप इन दोनों को समझा दीजिए कि यहां पर खड़े होकर हम दोनों से बहसबाजी ना करें। चुपचाप अपना सामान लेकर यहां से चले जाएं। देखो पवन, तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार हमारे गांव के बाहर वाली झोपड़ी और वहां की जमीन तुम्हारे नाम है और तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूं। सुनिए जी, यहाँ से चलिए। अब यह घर अपना नहीं रहा। लेकिन आरती, पिताजी कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी मुझसे नाराज होते तो वह मुझसे जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। पता नहीं जी, अब हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे। पता नहीं क्यों भैया, भाभी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे आरती, हम दोनों ने पिताजी की इतना सेवा की और पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसमें भैया भाभी की क्या गलती है? चलो यहां से चलते हैं, यहां पर रहकर अब कोई फायदा नहीं। फिर वे दोनों वहां से चल देते हैं। तभी बिरजू अपनी पत्नी मीरा से कहता है, अरे वह भाग्यवान क्या दिमाग है। आपका पिता की छुपाई हुई धन भी अब अपनी हो गई और सारी की सारी जायदाद भी अपनी हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी के मरते समय चुपके से हमने पिताजी के अंगूठे का निशान ले लिया था, ताकि मैं आपके छोटे भाई को इस घर से भगा सकूं। अरे वह भाग्यवान क्या दिमाग है आपका। पिता की छुपाई हुई धन भी अब अपनी हो गई और सारी की सारी जायदाद भी अपनी हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी के मरते समय चुपके से हमने पिताजी के अंगूठे का निशान ले लिया था, ताकि मैं आपके छोटे भाई को इस घर से भगा सकूं। अब तो पिताजी की सारी जायदाद भी अपनी और सारा घर भी अपना। अब आराम से पिताजी के छुपाए हुए धन को ढूंढेंगे। थोड़ी देर बाद मुखिया पवन के पास जाते हैं। पता नहीं पवन, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हम दोनों के लिए इतनी नफरत थी, यह बातें जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ पवन, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब मैं चलता हूं और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। जानकी, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी हमसे नफरत नहीं करते थे। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम कल ही मुखिया जी के पास जाएंगे। हमें कोई ना कोई काम जरूर देंगे। अब चलो घर की साफ सफाई करते। फिर आरती अंदर जाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती घर के अंदर से आवाज लगाती है। तभी वहां पर पवन पहुंच जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए जी, साफ सफाई करते हुए
मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले हैं। क्या हो सकता है, इसमें खोलकर देखता हूं। अरे आरती, पिताजी ने तभी हम सबको यह झोपड़ी दी है ताकि यह सारा खजाना हमें मिल सके। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारा बात बताता हूं। फिर पवन मुखिया के घर जाने लगता है और वहां पहुंचकर मुखिया जी को सारी बातें बता देता है। फिर मुखिया जी उन घड़ों को देखने के लिए पवन के साथ पवन की झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में यह सारी बातें पूरी गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। फिर एक दिन गांव का एक आदमी बिरजू के पास आता है और फिर कहता है, अरे भाई गजब हो गया, बहुत ही गजब हो गया। अरे भाई क्या गजब हो गया? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे छोटे भाई की झोपड़ी से 4-5 सोने चांदी से भरे हुए घड़े मिले हैं? अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे भाई मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे भाई के झोपड़ी से सोने चांदी से भरे हुए घड़े मिले हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। यह बात पूरे गांव में सबको पता है और तुम्हें नहीं पता। तभी बिरजू अपनी पत्नी मीरा से कहता है, पिताजी ने सारे मटके उस झोपड़ी में छुपा कर रखे थे, चलो चलकर देखते हैं। और फिर वे दोनों दौड़ते हुए अपने छोटे भाई के झोपड़ी के पास जाते हैं। वहां पर पहुंचकर बिरजू अपने छोटे भाई से कहता है, यह सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए इस धन को झोपड़ी में छुपा कर रखे थे। इसका मतलब खजाने के बारे में आपको पहले से ही पता था? हाँ, मुझे पहले से ही मालूम था। पिताजी मुझे इसके बारे में पहले से ही बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह सारा धन कहाँ रखे हैं। लेकिन आपने तो मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के लालची और धोखेबाज भाई हो। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो इसे तुम कब का ले लेते। यह सब मेरा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बिरजू, तुम इस धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। कानूनी तौर पर यह घर पवन का है और यहाँ की सारी चीज भी पवन की ही होगी। अगर तुमने ज्यादा बहस किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुखिया जी, यह कागज नकली है, यह घर पवन का नहीं। हम दोनों ने खाली पन्ने पर पिताजी के अंगूठे लिए थे और उसकी मदद से पूरी जायदाद अपने नाम कर दिया था। वाह बिरजू वाह, तुमने मरते हुए आदमी का अंगूठा ले लिया। ये काम करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुखिया जी हमें माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही कही थी। इनको करने के लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी इसकी सूचना पंचकला थाने के दरोगा को देता हूं। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वो मुझे आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी एक ही सजा है कि आप यहां से दूर चले जाओ और दोबारा मुझे आप अपना शक्ल मत दिखाना। बिरजू और मीरा दोनों वहां से चले जाते हैं और ढोलकपुर से बहुत दूर ईमानदारी से जीवन बिताने लगते हैं।